नमस्कार, मैं स्वाति तोमर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर सूक्ष्म जीव, भाई आखिर सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म मतलब बहुत ज्यादा छोटे, है ना। जीव तो जीव हुए ही, ठीक, यानी कि ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ना। और वो जीव जिसमें बात करूं अगर, तो जीवाणु आता है, विषाणु आता है, कवक आता है, प्रोटोजोआ आता है ना। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। लेकिन टॉपिक का नाम क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में मतलब अभी तक हम लोगों ने सुना था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें बीमार करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो जो है हमें बीमार नहीं कर रहे हैं बल्कि वो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, भाई कैसे कैसे, क्या सूक्ष्म जीव ऐसा हो सकता है कि हमें बीमार ना करके हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे लिए अच्छे हो? जी हाँ, तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। अगर मैं बात करूं हमारे घरेलू स्तर पर भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। औद्योगिक स्तर पर, है ना, हमें दवाई बनानी हो, हमें कोई भी अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाना हो, या फिर वाहित मल का उपचार करना हो, या फिर अगर मैं बात करूं यहां पर बायोगैस का उत्पादन करना हो, या फिर जैव उर्वरक के रूप में, या फिर बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, हर जगह सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन किस तरह से, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, हमें क्या लगता है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ हम ही रहते हैं? जी नहीं, हमारे अलावा और भी कुछ जीव मौजूद हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो मौजूद जरूर हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भाई सूक्ष्म जीव कहां पर रहते हैं, सूक्ष्म जीव कहां पर पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की बात अगर मैं करूं तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? हर जगह पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, है ना। हाँ जी, सर्वव्यापी। सर्व मतलब सब जगह, तो ये सब जगह पाए जाता है। सब जगह मतलब कहां पर? भाई स्थल पर, वायु में, जल पर, मतलब हर जगह पाए जाने वाले जीव कौन है? सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। हमें क्या लगता है? मिट्टी में, जी हाँ, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इवन हमारे घर का जो गीजर है वहां पर भी, ओ माय गॉड, हाँ जी, जो है हमारे घर के गीजर में भी, भाई बर्फ की गहरी गहरी परतों में भी, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी, दूसरे जीवों के अंदर, दूसरे जीवों के बाहर, सब जगह पाए जाते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। मृदा में, जल में, स्थल में, वायु में, हमारे अंदर, पौधों के अंदर, जंतुओं के अंदर, उच्च अम्लीय पर्यावरण, है ना, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई जीव नहीं रह सकता। भाई गीजर के अंदर, बर्फ में कई फीट गहराई तक, सब जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों में किसको कंसिडर किया है? जीवाणु को, विषाणु को, कवक को, प्रोटोजोआ को, सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म पादप, सब के सब। लेकिन अगर बात करें तो ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे फायदेमंद है? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद में यानी कि घर में हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से। जी हाँ, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? भैया जी, दही की। है, तुम कहोगे दही? दही कैसे? दही तो मेरी मम्मी जो है क्या लाती है? दूध लाती है, उसमें थोड़ा सा दही मिलाती है और दही बन जाती है। जी हाँ, पर लेकिन यहां पर सारा खेल एक्चुअल में सूक्ष्म जीवों का है, क्योंकि जो मम्मी दही उसमें डाल रही हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वहां पर होते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु, जिसको हम लैब यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस कहते हैं, है ना, जो क्या करते हैं कि जब हमने उसको दूध में डाला तो दूध को एक, अगर इसको एक उचित तापमान दिया जाए, उचित कंडीशन दी जाए, तो वहां पर वो बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करने लगते हैं। और यहां पर जो जब ये इसके अंदर ग्रो करने लगते हैं तो ये इस दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, और वृद्धि के दौरान ये क्या करते हैं? लैक्टिक अम्ल
यहाँ पर प्रोड्यूस्ड करते हैं। जो है ये दूध प्रोटीन को स्कंदित और उसको आंशिक रूप से पचा देते हैं। इवन ऐसा होता है कि जब दूध से दही बन जाती है तो उस दही के अंदर विटामिन B12 भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो दूध से दही बनाने के लिए भी बैक्टीरिया की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं ब्रेड, जी हाँ, जिसको हम बड़े मजे से खाते हैं, तो ब्रेड को बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? ईस्ट की आवश्यकता होती है। कौन सा ईस्ट? ईस्ट क्या है? एक तरह का कवक है भाई, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। यहां पर हम जो ब्रेड का आटा जब गूंथते हैं तो ब्रेड का आटा जो गूंथते हैं तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? ईस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, और जिसके कारण जो है हमारी ब्रेड तैयार हो जाती है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं इडली या डोसा, इडली या डोसा का जो आटा होता है ना, उसका शक्ल भी फूली फूली होती है। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन के कारण उसकी शक्ल कैसी दिखती है? फूली फूली लगती है। ऐसे ही और इसका आटा भी कैसे? किण्वन के द्वारा बनाया जाता है सूक्ष्म जीवों से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें पनीर यानी कि चीज, भाई चीज को भी कैसे बनाया जाता है? बैक्टीरिया की मदद से। कौन सा बैक्टीरिया? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें स्विस चीज की। स्विस चीज को कैसे बनाते हैं? स्विस चीज में भी क्या होते हैं? बड़े बड़े छिद्र होते हैं। और वो बड़े बड़े छिद्र क्यों आते हैं? क्योंकि उसको बनाने के लिए एक बैक्टीरिया, कौन सा भाई? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमेनाई, ठीक है, हाँ जी, वो क्या करता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस्ड करता है और उसी के कारण इसमें क्या आ जाते हैं? बड़े बड़े छिद्र आ जाते हैं, ठीक है। तो स्विस चीज को किससे बनाया जाता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमेनाई से बनाया जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं रोक्यूफोर्ट चीज, रोक्यूफोर्ट चीज को कैसे बनाते हैं? कवक से बनाते हैं, रोक्यूफोर्टाई कवक से बनाया जाता है इसको भी। अब हम चलते हैं तो भाई एक होता है टोडी। टोडी क्या है भाई? टोडी जो है एक तरह का पारंपरिक जो है पेय है, ठीक है। कहाँ का? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में अगर आप लोग जाओगे, जैसे हमारे यहाँ चाय कॉफी दी जाती है, तो वहां पर तोड़ी दी जाती है, जिसको ताड़ के वृक्ष का जो तना है ना, उसके तने का एक श्राव होता है और उसको किण्वित करके बनाया जाता है इसको भी, ठीक है। तो ये था हमारे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, है ना। हमने देखा कि भैया कैसे जो है सूक्ष्म जीवों की मदद से हम हमारे घर में कुछ चीजें बना सकते हैं। दूध से दही बना सकते हैं, हम जो है ब्रेड बना सकते हैं, हम जो है अपना टोडी बना सकते हैं, हम जो है चीज बना सकते हैं, है ना। तो कितनी सारी चीजें हमने देखी। ऐसे ही अभी हम लोग बात करते हैं औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि अगर हमें औद्योगिक स्तर पर कोई चीज बनानी है तो वहां पर भी सूक्ष्म जीव हमारी हेल्प करते हैं। जैसे क्या? जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, अल्कोहलिक बीवरेजेस जो बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक बीवरेजेस क्या होते हैं? मादक पेय पदार्थ जो है ना। अल्कोहलिक बीवरेजेस को बनाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक प्रकार की ईस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कहते हैं, और इसी से हम मादक पेय पदार्थ बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, लेकिन जब हम कोई भी चीज अपने घरेलू स्तर पर बनाते हैं तो हमें जो है बहुत बड़ी बर्तन की आवश्यकता नहीं होती, है ना। हमने दही बनाई तो हम छोटे से भगोने में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जब हम औद्योगिक स्तर पर कोई काम करते हैं तो वहां पर हमें बड़े बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, और वही बड़े बर्तन क्या कहलाते हैं? किण्वक कहलाते हैं, यानी कि फर्मेंटर कहलाते हैं, क्योंकि औद्योगिक स्तर पर चीजें बड़े स्तर पर बनाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं, कौन कौन से अल्कोहलिक बीवरेजेस को कैसे बनाया जाता है? अगर मैं बात करती हूँ बियर, भाई बियर को कैसे बनाते हैं? जौ के द्वारा। वाइन को कैसे बनाया जाता है? अंगूर के द्वारा। ब्रांडी को वाइन के आश्वन से। रम को गुड़ की राब से। जिन को कैसे बनाते हैं? जी, राई के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे ही बात करते हैं किसकी? प्रतिजैविक। प्रतिजैविकों को भी औद्योगिक स्तर पर तैयार किया जाता है, और प्रतिजैविक क्या होती हैं? एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? यहां पर ना नाम से ही समझ में आ रहा है। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है खिलाफ, और बायोटिक्स का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है भैया जीवन, है ना। यानी कि जो जीवन के खिलाफ जो होती हैं वही क्या कहलाती हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। लेकिन किसके जीवन के खिलाफ? भाई रोगाणु के जीवन के खिलाफ जो दवाइयां बनती हैं वो क्या कहलाती
कहलाती हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाती है ना, किसी जीव के जीवन के खिलाफ जो हमें बीमार कर रहा है ना, यानी कि बैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स को कैसे बनाया गया, एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से पेपर में सवाल आ चुका है एंटीबायोटिक से, अभी 2025 में भी क्वेश्चन था और फिर से आएगा, ठीक है, फिर से आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फटाफट से जो है फोकस्ड रहो। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ये एंटीबायोटिक्स है भाई उसको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है, जिसका नाम है पेनिसिलिन, जिसको सबसे पहली बार किसने बनाया था, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, उन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक्स को बनाया था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलरली बैठ के एंटीबायोटिक्स की खोज कर रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अच्छा, इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और इन्होंने तीनों ने ही एक जो है फिर एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स भी बनाई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन्होंने आखिरकार कैसे। भाई देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कहानी क्या है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बार अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो उन्होंने ना अपने जो पेट्री डिश है, पेट्री डिश पर कुछ बैक्टीरिया को ग्रो किया। तो वो अपनी पेट्री डिश को, बाकी सारी पेट्री डिश को धो देते हैं लेकिन एक पेट्री डिश को धोना भूल जाते हैं। और कौन से बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे ये, स्टेफिलोकोकस पर। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी पेट्री डिश नहीं धुली और कुछ दिनों बाद लेकिन ये क्या देखते हैं कि जहां इस पेट्री डिश पर बैक्टीरिया थे वहां पर अब बैक्टीरिया नहीं है। फिर वहां पर इन्होंने क्या देखा कि इस पेट्री डिश पर बैक्टीरिया की जगह कौन ग्रो कर गया है, एक तरह का कवक, और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो इन्होंने देखा कि इस कवक से एक प्रकार का रसायन बनता है और उस रसायन का नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, और ये रसायन क्या करता है, वहां पर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है ना। तो इन्होंने देखा अरे वाह, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है ना, कि अगर ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है तो हम इसको दवाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो है पहली बार एंटीबायोटिक्स की खोज की। और उस टाइम पर हालांकि क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना। तो उस टाइम बहुत सारे घायल सैनिकों के उपचार में भी उन्होंने इस एंटीबायोटिक्स का यूज किया था। तो ये कहानी है, ये कहानी की तरह याद रखोगे तो आपको जो है सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, भाई कुछ जो है इसमें है हमारे पास कुछ रसायन है, कुछ एंजाइम्स है, उनको कैसे सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है। तो देख रहे हो सूक्ष्म जीव, वहां पर भी कवक हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहा कि हमने उससे दवाई बना ली है। ठीक है, देखो सिट्रिक अम्ल को कैसे बनाते हैं, एस्परजिलस नाइगर से बनाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर इन्हीं के नाम के साथ याद कर लो। एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनाते हैं। एसिटिक अम्ल आ रहा है, कैसे बनाया, एसिटोबैक्टर एसिटाई से। ब्यूटायरिक अम्ल को कैसे बनाया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। लैक्टिक अम्ल को कैसे बनाया है, लैक्टोबैसिलस से बनाया है। अब कुछ एंजाइम्स के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं और यहां से भी ध्यान रखना, यहां से एमसीक्यू आने का पूरा चांस है, शॉर्ट क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है अलग से। ऐसे बात करते हैं लाइपेज एंजाइम, इसको कहां यूज करते हैं, धुलाई में कपड़ों से जो तेल के धब्बे होते हैं उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही बात करते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीज, ये बोतल वाला रस, और इसके प्रयोग के कारण अधिक स्वच्छ हो जाता है ये। अब हम बात करते हैं एक एंजाइम, यहां से एंजाइम्स पे से क्वेश्चन आता है और कई बार आ चुका है, किसी ना किसी एक एंजाइम पर क्वेश्चन आएगा। जब बात करें किसकी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, एक तरह का थक्का स्फोटक होता है। अगर हमारी रक्त वाहिनी में कहीं पर भी क्या हो गया है, थक्का जम गया है, तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये थक्का स्फोटक है, यहां से इस थक्के को हटाता है। लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है, इसको एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। देखो एंजाइम का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। सेम नाम है, एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ऐसे ही बात करते हैं कुछ जैव सक्रिय अणु की। जब हम जैव सक्रिय अणु की बात करें तो यहां पर क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या होता है कि मान लो कोई एक आदमी ऐसा है जो कंटिन्यू ड्रिंक कर रहा है और ड्रिंक करने के कारण उसका किडनी हो गई खराब। अब डॉक्टर्स ने उसको किसी और की किडनी दे दी। जब डॉक्टर ने किसी और को किडनी दी, लेकिन इसकी बॉडी इस किडनी को क्या कर देती है भैया, रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है। तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं, कैसी दवाई देते हैं,
जो क्या करे, जो भाई मेरे उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे, है ना, जो उसके प्रतिरक्षा निरोधक, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को काम ना करने दे, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस कर दे, एक ऐसी दवाई डॉक्टर्स उसको देते हैं, है ना, ताकि उसकी बॉडी जो है उस किडनी को एक्सेप्ट कर ले। तो वो दवाई का नाम क्या है ना, उस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। लेकिन इस दवाई को बनाया कैसे जाता है, इस दवाई को बनाया जाता है एक तरह का कवक, कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं स्टैटिन। स्टैटिन का काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसको भी एक प्रकार के ईस्ट से बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, मोनस्कस परप्यूरियस, जिसका नाम क्या है, मोनस्कस परप्यूरियस। जी हाँ, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव और कहां पर हेल्प करते हैं, हमारी वाहित मल उपचार में भी हेल्प करते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर वाहित मल क्या होता है। हमारे घर से निकलने वाला जितना भी वेस्ट वाटर होता है, जिसमें हमारा मलमूत्र होता है ना, सारे कंकड़ पत्थर गंदगी, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ होता है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कैसे काम करते हैं, जो भाई रोगजनक के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, वाहित मल। और अगर ये वाहित मल यानी कि हमारे घरों से निकलने वाला जो ये गंदा पानी है, अगर इसको डायरेक्टली हम नदियों में भेज दें, है ना, नदियों में भेजेंगे तो क्या करेगा, प्रदूषण कोज कर देगा, है ना। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस वाहित मल को डायरेक्ट नदियों में भेजने से पहले उसका क्या कर ले, उपचार कर ले, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलरली 2 स्टेप्स में किया जाता है ना, प्राथमिक वाहित मल उपचार और द्वितीय वाहित मल उपचार, है ना। अच्छा, वाहित मल का जो उपचार है कैसे करते हैं, वाहित मल संयंत्र में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं इसमें, एक है हमारा पहले प्राथमिक उपचार। अगर हम लोग प्राथमिक उपचार की बात करते हैं तो इसमें भी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर जो है वो है निस्यंदन, और दूसरा स्टेप होता है इसमें अवसादन। दूसरा स्टेप क्या होता है, अवसादन। यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि निस्यंदन में क्या करते हैं, निस्यंदन टैंक होता है जिसमें बाहर की तरफ एक फिल्टर लगा होता है, जो क्या करता है कि मोटे मोटे कूड़े करकट को यहीं पर रोक देता है। मोटा मोटा कूड़ा करकट कुछ भी अंदर नहीं जाता और सिर्फ पानी पानी अंदर जाता है। फिर यहां से ये पानी पानी कहां पहुंच जाता है, निस्यंदन टैंक में। फिर यही पानी आगे जाता है कौन से, अवसादन टैंक में। अवसादन टैंक में जब ये जाता है तो वहां पर क्या होता है कि उसको पानी को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, है ना, जिसके कारण उसमें जो मोटा मोटा कंकड़ पत्थर धूल जो होती है वो नीचे बैठ जाता है, और सिर्फ फिर जो है कुछ पानी ऊपर की तरफ बहता रहता है, तैरता रहता है। तो जो नीचे कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी बैठता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्राथमिक आपंग, और जो पानी ऊपर बहता रहता है वो कहलाता है बहिश्राव। फिर बहिश्राव को आगे भेजा जाता है कहां पर, एक वाइवे टैंक में। यानी कि यहां तक हमारा प्राथमिक उपचार हुआ है, अब द्वितीय उपचार की बारी आती है। तो जब इसको वाइवे टैंक में भेजते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है वाइवे टैंक। वाइवे टैंक यानी कि एक ऐसा टैंक जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और इन सूक्ष्म जीवों को जरूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन की। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि जो ये बहिश्राव आया है ये पानी अभी भी बहुत गंदा है ना। इस पानी के अंदर क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, और इस पानी में जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है, जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है उतना ही हम कहेंगे कि अभी ये क्या है, प्रदूषित जल है। उतना ही ये क्या है भैया, उतना ही ये प्रदूषित, उतना ही ये प्रदूषण कोज कर देगा, ठीक है। अब जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ उतना ज्यादा ये पॉल्यूशन कोज करता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव मौजूद है, ये सूक्ष्म जीव यहाँ पर कैसे मौजूद है, झुंड यानी कि फ्लॉक्स के रूप में मौजूद है ना। और ये झुंड है किसका, ये झुंड है जीवाणु और कवक का। तो ये जो इसमें सूक्ष्म जीव मौजूद है ये क्या करते हैं, इस कार्बनिक पदार्थ की खपत करते हैं, और जैसे जैसे ये कार्बनिक पदार्थ की खपत करते हैं तो यहाँ से जो पानी है हमारा वो साफ होता चला जाता है। यानी कि पर लेकिन इन सूक्ष्म जीवों को इस कार्बनिक पदार्थ की खपत करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और जितनी इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है वही क्या कहलाता है, बीओडी। बीओडी का मतलब क्या है, बीओडी का मतलब है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन
डिमांड। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से इस कार्बनिक पदार्थ की खपत करते जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कम होता है, प्रदूषण भी इसमें अंदर कम होता चला जाता है और ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होती रहती है और हमारा पानी साफ होना शुरू हो जाता है। जब पानी साफ हो जाता है, ठीक है, अब इसको कहाँ भेजा जाता है, इसको द्वितीय निस्यंदन टैंक में भेजा जाता है, जहां पर इसको कुछ टाइम के लिए वापस छोड़ देते हैं, है ना, जिसमें हमारा जो सूक्ष्म जीव है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और पानी ऊपर बचता है। तो ये जो पानी ऊपर बचता है ये बहिःस्राव कहलाता है और यही बहिःस्राव को अब नदियों में भेज सकते हैं और यहाँ से जो हमारे ये सूक्ष्म जीव हैं इनको उठा करके अब एक दूसरा टैंक होता है जिसको हम कहते हैं अवायवीय आपंग संपाचित्र, उसमें डाल देते हैं। इस अवायवीय आपंग संपाचित्र में कुछ अवायवीय सूक्ष्म जीव ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो कि ये अवायवीय सूक्ष्म जीव इन वायवीय सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, पाचन करते हैं और उसी टाइम पर यहाँ पर बायोगैस उत्पन्न करते हैं। बायोगैस जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन थोड़े बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो इस बायोगैस को यूज किया जाता है वापस कैसे, ईंधन के रूप में। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि भैया हमने क्या किया है, 2 स्टेप्स में इसको साफ किया है, जिसमें प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार में क्या क्या होता है, निस्यंदन और अवसादन होता है ना। फिर प्राइमरी एफिलेंट यानी कि जो बहिःस्राव है उसको प्राथमिक सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है द्वितीय उपचार के लिए, यानी कि वहां से फिर वो वायवीय टैंक में। द्वितीय उपचार में मैंने आपको बताया जो वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं ये फ्लॉक्स के रूप में होते हैं, वहां पर जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ की खपत करते हैं तो बीओडी इंक्रीज होता है। फिर जो सकृत आपंक भाग है उसको कहाँ, आपंक संपाचित्र में भेजा जाता है जिसमें बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है, जिसमें बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं क्या, बायोगैस का उत्पादन। बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है, बायोगैस की बात अगर हम करें तो बायोगैस में जनरली कौन सी गैस आती है, मीथेन गैस आती है। इसमें मीथेन गैस आती है, लेकिन ये किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है, ये प्रोड्यूस्ड होती है मिथेनोजन। यहाँ पर भी बेसिकली सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है यही क्या कर रहे हैं, यही बायोगैस को उत्पन्न कर रहे हैं। और बायोगैस में मेनली कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है, इसीलिए इन बैक्टीरिया को भी हम क्या कहते हैं, मिथेनोजन कहते हैं, है ना। इसको फिर लेकिन बनाया कैसे जाता है, इसको इसमें भी छोटा सा एक स्टेप इन्वॉल्व है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर होता क्या है, बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को हम गोबर गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये गोबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिथेनोजन कहते हैं। और ये मिथेनोजन कहाँ पर रहते हैं, या तो ये गोबर में रहते हैं गाय भैंस के, या फिर जो गाय भैंस का एक पार्ट होता है कौन सा, र्यूमेन में मौजूद होते हैं, ठीक है, या फिर उनके पेट का एक हिस्सा होता है जिसको हम र्यूमेन कहते हैं, वहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए काहे की जरूरत पड़ती है, गोबर की। गोबर को और जल को एक साथ मिलाया जाता है, जिसको मिलाने से यहाँ पर क्या बन जाता है, सलरी या करदम, और उसको एक टैंक के अंदर भेजते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सलरी टैंक कहते हैं। गोबर और पानी को मिलाकर कहाँ भेज देते हैं, एक टैंक में, जिसको हम सलरी टैंक कहते हैं। यहाँ पर फिर ये कनेक्टेड होता है एक बड़े से गड्ढे से जो 10 से 15 फीट का गड्ढा होता है, और इस गड्ढे को हम डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव इसमें मौजूद होते हैं वो का पाचन करते हैं, जिसके दौरान कुछ गैस इसमें से प्रोड्यूस्ड होती हैं, और वही गैस जो प्रोड्यूस्ड होती है वो अब कहाँ चली जाती है, एक गैस होल्डर टैंक होता है उसमें, और ये गैस होल्डर टैंक कनेक्टेड होता है एक पाइप से, और ये पाइप कनेक्टेड होता है हमारे घरों से। तो ये गैस को कहाँ भेज देता है, हमारे घरों में, जहां पर इस गैस को हमारे घरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भोजन पकाने के लिए यूज करते हैं, और साथ में घर पे प्रकाश के लिए भी, यानी कि लाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन थोड़े बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होती है। उसके बाद बचे हुए गोबर को कहाँ पर भेज दिया जाता है, एक और टैंक होता है जिसको हम कहते हैं स्लज टैंक, और जो ये बचा हुआ गोबर होता है ये कहलाता है स्लज। इसके बाद इसको स्लज टैंक में भेज दिया जाता है,
और इस स्लज को यूज किया जाता है हमारे खेतों में उर्वरक के रूप में। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इस तरह से हमारा जो है क्या तैयार हो जाता है, इस तरह से हमारी बायोगैस तैयार हो जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो ये गाय भैंस के पेट में र्यूमेन में जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, वहां पर सेल्यूलोज को तोड़ने में हेल्पफुल होते हैं। और इसमें कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होती है, मिथेन गैस का मेजर रोल होता है इसमें। मिथेन गैस मेनली प्रोड्यूस्ड होती है ना, 50 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये भी थोड़े बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होती हैं। यहाँ पर बात करें तो भारत में बायोगैस के उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और साथ में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग ने जो है इसको बहुत ज्यादा विकसित किया है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव की बात करें तो यहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम किसे यूज कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को। जैसे आपको पता है, अगर ये हमारा खेत है और हमने हमारे खेतों में क्या देखा कि हमारी फसल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी ग्रो करते हैं जिसको हम खरपतवार कहते हैं, साथ में हमारी फसलों पर कुछ कीट भी लगते हैं, तो हम अपने खेतों में उस कीट या पीड़क को कंट्रोल करने के लिए अपने खेतों में एक तरह का रसायन डालते हैं जिसको हम कीटनाशी या पीड़कनाशी कहते हैं। और ऐसे ही खरपतवार को खत्म करने के लिए खरपतवार नाशी डालते हैं। लेकिन ये दोनों में ही रसायन होता है और ये रसायन प्रदूषण कोज करता है। इसीलिए हम किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज ना करके अगर हम किसी एक जीव का यूज करें, है ना, तो वही क्या कहलाता है, जैव नियंत्रण कारक कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो भाई भृंग को यूज किया जाता है एफिड को कंट्रोल करने के लिए, ड्रैगन फ्लाई यानी कि व्याध पतंगा को यूज करते हैं मच्छरों के नियंत्रण के लिए, एक कवक होता है जिसको हम ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है भाई, ये जो कवक है ये मुक्त जीवी कवक होती है और ये भी बहुत से पादपों में रोगजनकों का नियंत्रण करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही है बैक्यूलोवायरोसिस, इसको जो बैक्यूलोवायरोसिस है इससे कीट और संधि पादों पर ये हमला करता है, लेकिन ये बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम होता है, बहुत ही संकरे स्पेक्ट्रम में ये आता है। ठीक है, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरोसिस वंश के अंतर्गत आता है। ये जो है किसी भी लक्ष्य विहीन कीट, स्तनधारी पक्षी पर कभी भी कोई हमला नहीं करता जिसको इसे मारना है, यानी कि सिर्फ उसी पर ही हमला करता है। लेकिन रसायन ऐसा नहीं देखते, रसायन जो है सबके लिए सेम तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है भाई, ऐसे ही बात करते हैं कुछ बीटी फसलों के बारे में। बीटी फसलें क्या हैं, जिसको तैयार किया जाता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को यूज करते हैं बटरफ्लाई के कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए। ठीक है, हाँ जी बेटा, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं जो ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को क्या है कि यहां से एक जीन निकाला, इसको पत्ती के अंदर डाला और ये क्या करता है भाई, ये जो जीन है ये एक प्रोटीन बनाता है जिस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन कैसा होता है भाई, ये क्राई प्रोटीन पहले निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि बटरफ्लाई का कैटरपिलर आता है, ये इसको खाता है, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब क्या होगा कि जब हमने यहां पर इसका स्प्रे कर दिया, कैटरपिलर आएगा, इसको खाएगा, तो अभी भी क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बनेगा, लेकिन वो क्राई प्रोटीन अभी निष्क्रिय था। जैसे ही कैटरपिलर ने उसे खाया तो कैटरपिलर की आहार नाल में ये गया, वहां पर उसको क्या मिला, क्षारीय माध्यम मिला। जब उसको क्षारीय माध्यम मिलता है तो ये निष्क्रिय से कैसा हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये कैटरपिलर की आहार नाल की जो कोशिकाएं हैं उनमें छेद करता है, जिसके कारण कैटरपिलर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर किसी भी प्रकार के रसायन का यूज ना करके एक जीव का यूज किया है ना, जो प्रदूषण भी कोज नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आने वाला क्वेश्चन, बार बार बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं, जो हमारी मिट्टी की पोषकता को बढ़ाते हैं, जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, पोषकों को, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस को बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, लेकिन अगर हम किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं तो वही प्रदूषण कोज करेगा। अब हम वहां पर किसी भी प्रकार के रसायन की जगह
अगर किसका इस्तेमाल करें, किसी जीव का इस्तेमाल करें, तो यही क्या कहलाता है, जैव उर्वरक कहलाता है। तो जैव उर्वरक क्या है, एक प्रकार का जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कोई जीवाणु हो सकता है, फंगस हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे जीवाणु की बात करूं तो कौन कौन से, राइजोबियम है, एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है। एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर दोनों कैसे मौजूद होते हैं, मुक्त अवस्था में मौजूद होते हैं। और राइजोबियम सहजीवी संबंध दर्शाता है, किसके साथ, दाल वाले पौधों के साथ, और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऐसे ही हम लोग बात करें कवक, ये क्या करता है, उच्च पादपों के साथ एक सहजीवी संबंध दर्शाता है और माइकोराइजा बनाता है। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया, जिसके एग्जाम्पल है एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटेरिया। ठीक है, ये भी धान के खेत में स्वपोषक का उपयोग किया जाता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग वही होती है जिसमें हम किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल ना करें, रसायन के स्थान पर किसी भी जीव का यूज करें। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। एंड आई होप आपको जो ये चैप्टर है पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका होगा। मुझे लगता है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।